हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। आज हम लोग फ्रिक्शन फोर्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि फ्रिक्शन फोर्स कितने तरह का होता है। पिछली क्लास में आपको कांटेक्ट फोर्स को बेसिकली मैंने डिफाइन किया था और उसके दो कंपोनेंट मैंने आपको डिस्कस किए थे कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द कांटेक्ट फोर्स इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन एंड पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द कांटेक्ट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। तो अब हम नॉर्मल रिएक्शन को तो बहुत डिटेल आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, अब हम मेनली देखेंगे फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स को स्टार्ट करते हैं, कितने टाइप का फ्रिक्शन फोर्स होता है। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए फ्रिक्शन फोर्स लेक्चर 2, टाइप ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, चलिए तो लिखिए टाइप ऑफ फ्रिक्शन। देखिए फ्रिक्शन दो तरह का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो पहले मैं आपको स्टैटिक फ्रिक्शन को डिटेल बताता हूं। चाहे काइनेटिक हो चाहे स्टैटिक हो, दोनों पैरेलल कंपोनेंट होते हैं किसके? टोटल कांटेक्ट फोर्स के। ठीक है, तो पहले आप देख लीजिए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या है समझिए जरा। स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट व्हेन देयर इज टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग। टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग एक बहुत बड़ा शब्द मैं यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग, टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग, इसको जरा शब्द को पकड़िए। टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग, टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग, बट नो स्लाइडिंग, लेकिन स्लाइडिंग नहीं होती है, ध्यान रखना। टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग है प्लीज। अब देखिए टेंडेंसी का मतलब ये होता है कि जैसे आप, टेंडेंसी का मतलब है कि इसको करने की संभावना। जैसे आप कहीं पर पानी को फैला दीजिए, ठीक है, अगर पानी को फैला देंगे तो उसकी टेंडेंसी कहाँ जाने की होती है? हमेशा गड्ढे में जाने की होती है, तो उसकी टेंडेंसी जाने की है। तो टेंडेंसी का मतलब ये है कि एक ड्राइविंग फोर्स है, एक ड्राइविंग फोर्स लग रहा है जो उस काम को करा देगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जब स्लाइडिंग की टेंडेंसी होगी तभी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आएगा। हालांकि डायग्राम से बहुत अच्छा समझाऊंगा मैं आपको। देखिए टेंडेंसी का मतलब क्या है जरा समझिए, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना कि जैसे ये ब्लॉक है, एकदम समझ में आएगा। तो अभी क्या है, मान लो जो भी है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा यहाँ से कांटेक्ट पॉइंट पर, और वेट mg यहाँ लग रहा होगा। तो अभी देखिए अगर ये ब्लॉक मूव करेगा तो वर्टिकल में तो कोई मतलब है ही नहीं, अगर मूव करेगा तो केवल हॉरिजॉन्टल में मूव करेगा। तो हम ये कहेंगे कि दिस ब्लॉक इज कांस्टेंट टू मूव अलोंग द हॉरिजॉन्टल। अब एक बात बताइए, हॉरिजॉन्टल में अगर ब्लॉक रेस्ट में रखा हुआ है तो क्या बिना फोर्स के चल सकता है? अरे कैसे चल सकता है? चल ही नहीं सकता, इनर्शिया की वजह से रेस्ट में रहना चाहता है। तो अभी इसके पास कोई भी टेंडेंसी नहीं है, तो हम कहेंगे नो टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग। चलना ही नहीं चाहता भाई साहब। आराम आराम से समझो टेंडेंसी का मतलब, नो टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग। अभी इसके पास कोई टेंडेंसी नहीं है स्लाइडिंग की। लेकिन अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए, ध्यान से सुनना, अब देखिए इस ब्लॉक को मैंने यहाँ पे एक धागे से बांध दिया, ठीक है, और अभी भी बात वही है, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वर्टिकल में। आराम से समझना, टेंडेंसी का मतलब आ जाएगा समझ में, mg। और अगर अब मान लीजिए मैंने इस पर F इक्वल टू बहुत छोटा फोर्स लगा दिया, मान लो 1 न्यूटन लगा दिया। तो अगर मैं यहाँ पे धागे को कट कर दूं किसी तरीके से, तो धागे को जैसे ही कट करूंगा तो इसके पास बताइए टेंडेंसी है मोशन की? बिल्कुल है। किधर जाने की? राइट में। तो जैसे ही मैं धागे को कट करूंगा तो इस ब्लॉक के पास एक टेंडेंसी ऑफ मोशन आ जाएगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं इफ ब्लॉक, इफ स्ट्रिंग इज कट, अगर स्ट्रिंग को कट कर दिया, देन ब्लॉक will move to the right। और इस समय इसके पास टेंडेंसी है टू मूव द राइट, लेकिन किसने रोका हुआ है? धागे के टेंशन ने रोका हुआ है इसको, लेकिन इसके पास एक टेंडेंसी ऑफ मोशन है, इसके पास एक टेंडेंसी ऑफ मोशन है। लेकिन इस समय कोई टेंडेंसी नहीं है, ना राइट को जाने की ना लेफ्ट को जाने की, कोई टेंडेंसी नहीं है इसके पास इस समय। ठीक है, लेकिन इस समय इसके बाद टेंडेंसी है, अगर मैंने धागे को कट कर दिया तो किधर चला जाएगा? राइट को चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रिक्शन की चर्चा करते हैं। फ्रिक्शन का मतलब क्या है यहाँ पर? देखिए
अब मान लीजिए सरफेस ले लिया मैंने खुरदरा, इतना सब जानते हैं। मान लो एक बड़ा सा ब्लॉक किसी सरफेस पर रखा हुआ है, कुछ भी रखा हुआ है, इतना सब जानते हैं। अब सरफेस खुरदरा है, खुरदरे को मेजर करने के लिए म्यू आता है, जिसका नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये सब पिछली क्लास में बता चुका हूँ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये म्यू आपको ये बताता है कि कोई सरफेस कितना खुरदरा है। जितना ज़्यादा म्यू होगा उतना ज़्यादा सरफेस रफ होगा। तो रफ के खुरदरेपन को या सरफेस के रफनेस को बताने के लिए एक नंबर इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसका नाम क्या होता है, म्यू होता है। अब एक बात बताइए, खुरदरा सरफेस है तो अभी नॉर्मल रिएक्शन तो लग रहा होगा वर्टिकल में ऊपर और mg लग रहा होगा नीचे। क्या अभी बताइए इसके पास कोई टेंडेंसी है मोशन की? नो टेंडेंसी। अभी भी इसके पास नो टेंडेंसी ऑफ मोशन या नो टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग, अभी भी कोई टेंडेंसी नहीं है इसके पास, नो टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग। अभी स्लाइडिंग की कोई टेंडेंसी नहीं है, स्लाइडिंग की कोई टेंडेंसी नहीं। अब जरा देखना, अब मान लीजिए इस पे आपने हल्का फोर्स लगा दिया, खुरदरा सरफेस है। अब मान लीजिए F इक्वल टू 1 न्यूटन लगा दिया, पर फ्रिक्शन, अब आपको ऐसा तो पता ही है कि अगर कोई चेयर रखी है या कोई ब्लॉक रखा है, जैसे तो इतना आप जानते हैं यार, जैसे मान लो ये मोबाइल ही रखा है, मोबाइल के ऊपर ये हल्की सी डिब्बी मैंने रख दी, तो अब बताइए इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, नीचे क्या लग रहा होगा, ग्रेविटी। तो क्या मैं जरा सा फोर्स लगा दूं, क्या ये डिब्बी इसके ऊपर मूव कर जाएगी? यार नहीं मूव करेगी। तो ऐसा थोड़ी ना कि जरा सा फोर्स लगाने से कोई भी बॉडी खुरदरे सरफेस के ऊपर मूव कर जाती है, बिल्कुल नहीं करती है। जरा सा फोर्स लगाने से कोई भी बॉडी स्मूथ सरफेस पे तो मूव कर जाएगी, लेकिन रफ सरफेस के ऊपर मूव नहीं कर सकती। तो आप बताइए नॉर्मल रिएक्शन हमेशा की तरह किधर लग रहा होगा, ऊपर लग रहा होगा, और mg किधर लग रहा होगा बताइए, नीचे। पर अगर ये ब्लॉक रेस्ट में है, अलग है ये ब्लॉक रेस्ट में है, तो अब इस ब्लॉक के पास टेंडेंसी है स्लाइडिंग की, लेकिन किधर जाना चाहता है, राइट को जाता है। तो ये टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग इस समय है इसके पास। तो इट टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग, टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग इज टू द राइट, राइट की तरफ स्लाइडिंग की टेंडेंसी है। तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे ही केसेस में आता है। अब इसको बताइए रोका किसने होगा, फ्रिक्शन ने रोका होगा और सरफेस के पहले लगा होगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तो ग्रेविटी को बैलेंस करेगा, और जो एक्सटर्नल फोर्स आपने हॉरिजॉन्टल में लगाया है वो इसको राइट में ले जाना चाहता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि अभी ये मूव नहीं कर रहा है। तो ये Fs आता है, इसको Fs से डिनोट करते हैं, और Fs की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों, 1 न्यूटन। ये मतलब है यहाँ पे टेंडेंसी का। तो एक तरह से जो एक्सटर्नल फोर्स 1 न्यूटन का लगा है उसको इस स्टैटिक फ्रिक्शन ने यहां पर रोका हुआ है। इसी तरीके से मान लीजिए ऐसा होता, इसी तरीके से देखिए, मान लीजिए हम यहां पर इधर लगा लेते 2 न्यूटन का फोर्स, तो अब बताओ, और अभी भी ये रेस्ट में, तो अब इसके पास टेंडेंसी किधर होगी मोशन की बताइए। अब ये लेफ्ट को मूव करना चाहता है, तो टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग इज टू द लेफ्ट। ये लेफ्ट को तरफ इसकी टेंडेंसी है, तो तुरंत फ्रिक्शन फोर्स इसको रोकेगा। तो Fs यहां पर ऐसे लग जाएगा, Fs इक्वल टू 2 न्यूटन। तो ब्लॉक के ऊपर Fs 2 न्यूटन लगा हुआ और एक्शन रिएक्शन पेयर को फॉलो करता है। तो सरफेस ने ध्यान रखना, ये बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक, ये बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक। बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक, तो ध्यान रखना ये एक्शन रिएक्शन पेयर में हमेशा लगता है। तो सरफेस ने ब्लॉक पर लेफ्ट को लगाया, तो ये ब्लॉक सरफेस पर राइट को लगाएगा फ्रिक्शन फोर्स, ये Fs। वो भी कितने का लगाएगा, 1 न्यूटन का, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर को फॉलो करेगा। ये यहाँ पर सरफेस ने ब्लॉक पर लगाया होगा 2 न्यूटन का लेफ्ट को, क्योंकि इसके पास 2 न्यूटन की वजह से टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग थी और ये चल नहीं रहा था रफ सरफेस के ऊपर, तो तुरंत सरफेस ने फ्रिक्शन लगाया होगा 2 न्यूटन का। तो फिर ब्लॉक ने भी इसके ऊपर 2 न्यूटन का Fs लगाया होगा, कितने का, 2 न्यूटन का। ये मतलब है टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग। टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग को अगर मैं अब डिफाइन करूं तो मैं ये कहूंगा कि अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो ब्लॉक क्या कर जाता, मूव कर जाता। तो इन अगर किसी भी बॉडी के पास स्लाइडिंग की टेंडेंसी है, और तो इसका मतलब यह है कि इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन बॉडी विल स्टार्ट मोशन।
बॉडी क्या कर जाएगी, मोशन स्टार्ट कर जाएगी। ठीक है, बॉडी क्या कर जाएगी, मोशन स्टार्ट कर जाएगी। और एग्जांपल देखो, जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, तो अब आपको समझ में आने लग गया। जैसे मैंने इसको यहाँ रखा, इसके पास कोई टेंडेंसी नहीं है मोशन की कोई टेंडेंसी नहीं, ओके। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे रख दिया किसी एंगल पर ब्लॉक को, ठीक, तो अब ये इस पे इधर क्या लग रहा होगा बताइए, mg sin थीटा लग रहा होगा। सरफेस खुरदरा है, तो इसका मतलब अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो इधर की तरफ ये मूव कर जाता। तो इसको रोका किसने, फ्रिक्शन ने रोका होगा, Fs, और उतना ही लगेगा जितना इसको रोकने के लिए चाहिए। तो Fs भी कितना लग रहा होगा बताइए, mg sin थीटा। क्लियर हुआ। तो ये इसके पास टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग का मीनिंग है। इसके पास Fs कितना लग रहा होगा बताइए, 0 लग रहा होगा, क्योंकि अभी कोई रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी नहीं है या स्लाइडिंग की टेंडेंसी नहीं है। हाँ, अगर ये इस तरीके से इंक्लाइन प्लेन होता, इस तरीके से इंक्लाइन प्लेन होता, और मान लीजिए अभी ये ब्लॉक रेस्ट में बना हुआ है, तो इस अभी इधर क्या क्या लगेगा बताइए, mg sin थीटा। तो इधर ये मूव करना चाहता है, तो बताइए फ्रिक्शन फोर्स इसको रोकने के लिए तुरंत पिक्चर में आएगा, तो Fs इधर लग जाएगा, ये Fs उतना ही लगेगा जितना इसको, अब भाई मूव कर नहीं रहा है तो इस डायरेक्शन में भी फोर्स बैलेंस होंगे। नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस करेगा बताइए, mg cos थीटा को, और mg sin थीटा को कौन बैलेंस करेगा, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन भी कितना लगेगा बताइए, mg sin थीटा। क्लियर। तो फ्रिक्शन भी कितना लग रहा होगा, mg sin थीटा। तो स्लाइडिंग ऑफ टेंडेंसी का मतलब आपको क्लियर हो गया कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो बॉडी मूव कर जाती, बॉडी मूव कर जाती। दिस इज द मीनिंग ऑफ टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग। तो टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग एक बहुत ही बेहतरीन वर्ड है स्टैटिक फ्रिक्शन को समझने के लिए। तो टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग होती है तभी फ्रिक्शन पिक्चर में आता है। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल कर दोगे तो फिर कोई भी टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग नहीं होगी, तो फ्रिक्शन पिक्चर में नहीं आएगा। ठीक है, तो इतना लिख लीजिए। तो स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हमेशा स्लाइडिंग की टेंडेंसी का अपोजिट लगता है, ठीक। एंड डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग, ठीक। और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो स्लाइडिंग की टेंडेंसी के हमेशा ही अपोजिट होता है, हमेशा अपोजिट होता है, ठीक। और स्टेट, ठीक, क्लियर। तो आप 2-4 डायग्राम बना लीजिए भले ही चाहें तो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक खुरदरा सरफेस है, अगर यहाँ पर 2 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो इसके पास टेंडेंसी है स्लाइडिंग की, तो तुरंत फ्रिक्शन लग जाएगा इसके अपोजिट, क्योंकि स्लाइडिंग की टेंडेंसी राइट को है तो फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे। और जितना फोर्स स्लाइडिंग कराना चाहता है उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा उसको रोकने के लिए। तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना लगेगा प्यारे बच्चों, 2 न्यूटन लगेगा। अगर आपने इसका डायरेक्शन पलट दिया, मान लीजिए डायरेक्शन पलट दिया, मान लीजिए आपने अब 2 न्यूटन इधर लगा दिया, तो अब इसकी स्लाइडिंग की टेंडेंसी किधर है बताइए, लेफ्ट को है, तो फ्रिक्शन फोर्स तुरंत किधर लग जाएगा, राइट को लग जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स राइट को लग जाएगा। Fs इक्वल टू 2 न्यूटन। अगर आपने इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को बढ़ा दिया, देखिए अगर फोर्स के मैग्नीट्यूड को बढ़ा दिया, मान लीजिए आपने इसको 10 न्यूटन कर दिया, पर अभी भी ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब अब इसके बाद टेंडेंसी कितने की है बताइए, 10 न्यूटन की है। तो अब इसको रोकने के लिए तुरंत फ्रिक्शन आ जाएगा, Fs कितना आएगा बताइए, 10 न्यूटन ही आएगा, क्योंकि टेंडेंसी जो स्लाइड कराना चाहता है फोर्स वो 10 न्यूटन का है, और ब्लॉक रेस्ट में है तो ये 10 न्यूटन का ही क्या लग जाएगा, फ्रिक्शन लग जाएगा। बाद बाकी एक्शन रिएक्शन पेयर में लगता है। ये सरफेस ने लगाया होगा ब्लॉक के ऊपर, तो ब्लॉक भी सरफेस के ऊपर लगाएगा इस तरीके से। Fs कितना बताइए, 2 न्यूटन का। ये सरफेस ने ब्लॉक पे लगाया तो ब्लॉक भी सरफेस के ऊपर लगाएगा इस डायरेक्शन में। Fs इक्वल टू कितने का बताइए, 2 न्यूटन का, ठीक। ये सरफेस ने ब्लॉक पे लगाया होगा 10 न्यूटन का, तो ब्लॉक भी सरफेस पे लगाएगा। Fs इक्वल टू कितने का बताइए, 10 न्यूटन का। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्लाइडिंग टेंडेंसी। क्लियर है। ठीक है, चलिए अब देखिए जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, ठीक, लिख लेते हैं, अच्छा पॉइंट है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स
इज अ सेकेंडरी फोर्स, ये तो क्लियर हो ही गया आपको क्यों सेकेंडरी है, क्यों सेकेंडरी है आपको तो क्लियर हो ही गया। तो फ्रिक्शन फोर्स एक सेकेंडरी फोर्स है, ठीक है। इज अ सेकेंडरी फोर्स, ठीक। मतलब जो सेकेंडरी फोर्स होते हैं वो पिक्चर में तभी आते हैं जब कोई प्राइमरी फोर्स उनके अकॉर्डिंग लगता है, तभी वो पिक्चर में आते हैं, अदरवाइज पिक्चर में नहीं आते हैं। अगर कोई भी ऐसा फोर्स ब्लॉक के ऊपर नहीं लगाएगा जो ब्लॉक को स्लाइड कराएगा, तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं आएगा। और जैसे ही स्लाइडिंग वाला फोर्स आएगा तुरंत स्टैटिक फ्रिक्शन आके उसको रोक देगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज अ सेकेंडरी फोर्स, ठीक है, इज अ सेकेंडरी फोर्स एंड सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स वो होते हैं जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को सिचुएशन के अकॉर्डिंग तुरंत चेंज कर लेता है जैसी जरूरत पड़ती है। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एफ से करते हैं। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एफ एस। देखिए क्या मतलब है, इसको दो तीन डायग्राम बनाता हूं छोटे छोटे। आराम से समझ लो, सभी डायग्राम में खूब सारे बना देता हूं। ठीक है, अभी मान लो ये हमने मान लिया कि कुछ भी फोर्स लगा हो, कहीं भी कोई भी स्लाइडिंग नहीं हो रही है, मतलब सभी केस में ब्लॉक किस में बना हुआ है, रेस्ट में बना हुआ है, सरफेस खुरदरा है, सभी ब्लॉक खुरदरे सरफेस पर रखे हुए। अब इस बात का मतलब समझाना चाहता हूं। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज अ सेकेंडरी फोर्स एंड सेल्फ एडजस्टिंग। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब होता है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर ले। तो अब आप देखिए, अब यहाँ पे मान लीजिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तो नॉर्मल रिएक्शन तो लग के रह जाएगा ऊपर और mg लग जाएगा नीचे। तो अभी इसके पास कोई टेंडेंसी नहीं है, इतनी देर से समझा रहा हूँ, तो एट लीस्ट आप लोगों को टेंडेंसी का मतलब क्लियर हो चुका है। तो बताइए यहाँ पर जो एफ एस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। ओके, एफ एस की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अब मान लीजिए नॉर्मल रिएक्शन वही हमेशा की तरह ऊपर लग रहा है और mg मान लीजिए नीचे लग रहा है। अब मान लो आपने F इक्वल टू यहाँ पर 2 न्यूटन लगाया, तो अब यहाँ पे स्लाइड, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ब्लॉक स्लाइड कर जाता, और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी ब्लॉक स्लाइड नहीं किया है, तो इसको रोका किसने, फ्रिक्शन ने रोका है, तो तुरंत फ्रिक्शन आ जाएगा 2 न्यूटन का। तो ये देखिए सेकेंडरी फोर्स है, ये नहीं होता तो ये नहीं पिक्चर में आता। अब देखिए सेल्फ एडजस्टिंग क्यों है, अगर मान लो आपने इसका मैग्नीट्यूड मान लो 4 न्यूटन कर दिया, ओके, तो तुरंत फ्रिक्शन अपना मैग्नीट्यूड बढ़ा देगा, तुरंत फ्रिक्शन कितना कर लेगा बताइए, 4 न्यूटन लग जाएगा। तो ये यहाँ पर सेल्फ एडजस्ट कर लिया अपने मैग्नीट्यूड को, क्योंकि पहले स्लाइडिंग को रोकने के लिए इसको 2 न्यूटन की आवश्यकता थी तो 2 न्यूटन ही लग रहा था। अब स्लाइडिंग को रोकने के लिए 4 न्यूटन की आवश्यकता है तो अब 4 न्यूटन लगेगा। अब मान लीजिए आपने इस फोर्स को राइट की बजाय लेफ्ट को लगा दिया, मान लो लेफ्ट को लगा दिया होता, ये F इक्वल टू मान लो 2 न्यूटन लेफ्ट को लग रहा है, तो तुरंत अब ये नहीं है कि ये लेफ्ट को ही लगता रहेगा, बड़ा चालाक है, सेल्फ एडजस्टिंग है, तुरंत अपना डायरेक्शन पलट लेगा। तो अब इस डायरेक्शन में लग जाएगा, कितने का बताइए, 2 न्यूटन का। अब मान लीजिए आपने इसको मैग्नीट्यूड को बढ़ाया, F इक्वल टू मान लो आपने 10 न्यूटन किया, तो तुरंत इस डायरेक्शन में इसके अपोजिट कितना लग जाएगा बताइए, एफ एस इक्वल टू 10 न्यूटन लगाया। और अब फिर मान लो आपने फोर्स को अचानक से गायब कर दिया तो फिर फ्रिक्शन तुरंत गायब हो जाएगा। तो अब मान लीजिए कोई फ्रिक्शन नहीं है, सॉरी कोई नॉर्मल कोई भी स्लाइडिंग फोर्स नहीं है, तो तुरंत फिर से एफ एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इतना चालाक फोर्स है। तो बड़ा बेहतरीन वर्ड मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए यूज़ किया कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज अ सेकेंडरी फोर्स। सेकेंडरी फोर्स है, जब तक कोई प्राइमरी फोर्स नहीं लगेगा ये बिल्कुल नहीं लगेगा। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, मतलब ये पिक्चर में ये ज़रूरत के हिसाब से और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को चेंज कर लेता है। ठीक है, चलिए पॉज करके उतारिए, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए
अब टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग के बाद देखती है एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, कंसेप्ट ऑफ कंफर्टेबल रेस्ट एंड अनकंफर्टेबल रेस्ट। और अनकंफर्टेबल रेस्ट को एक टेक्निकल नाम और देता हूं मैं, इम्पेंडिंग स्टेट। प्लीज यार दिमाग में रख लेना, पूरे फ्रिक्शन में इन शब्दों का प्रयोग मैं बहुत यूज करूंगा। तो अब आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज द कंफर्टेबल रेस्ट या एंड अनकंफर्टेबल रेस्ट, और अनकंफर्टेबल रेस्ट का ही दूसरा नाम क्या है, इम्पेंडिंग स्टेट। ठीक है, तो चलिए मैं समझाता हूं आपको। देखिए, देखो इसको बहुत आसानी से मैं डायग्राम बना के समझा दूंगा आपको। जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक यहां रखा हुआ है। अब देखिए इस ब्लॉक को, अब ऐसा तो है नहीं कि फूंक मार दोगे तो चल जाएगा, खुरदरा सरफेस है। ठीक है, सुन लीजिए आराम से। तो अब मान लीजिए आपने जैसे कोई बॉक्स रखा हुआ है सरफेस के ऊपर, और आपने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया जब वो चला। कुछ बातों को शब्दों से सुनिए। तो 100 न्यूटन का फोर्स लगाया या 50 न्यूटन का लगाया जब वो ब्लॉक चला, जस्ट चला। ठीक है, तो अब मान लीजिए लेट 50 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू जस्ट, देखो जस्ट यूज किया, टू जस्ट स्लाइड द ब्लॉक। ब्लॉक को जस्ट स्लाइड करने के लिए मान लीजिए 50 न्यूटन का फोर्स चाहिए। ठीक है, तो अब जरा बात सुनते जाना। ठीक है, 50 न्यूटन के फोर्स को जब लगा दोगे तो ये ब्लॉक जस्ट चलेगा। ये बात क्लियर है? अब सुनिए जरा। अब मान लीजिए मैंने इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया, तो इसका जो रेस्ट है वो कंफर्टेबल है अनकंफर्टेबल? कंफर्टेबल है, क्योंकि अभी कोई चलने की जरूरत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो अभी तो स्लाइडिंग की टेंडेंसी भी नहीं आएगी। जरा सुनते जाना। अब मान लो इसमें आपने F = 10 न्यूटन लगा दिया, ध्यान से सुनना। तो तुरंत नॉर्मल रिएक्शन और mg तो वर्टिकल में लगेंगे, तुरंत यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। कितने का बताइए? Fs = 10 न्यूटन। तो अभी बताइए इसका कंफर्टेबल रेस्ट है अनकंफर्टेबल? तो हो सकता है आप लोगों में से कुछ कहें सर अनकंफर्टेबल क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है। नहीं, अभी ये कंफर्टेबल रेस्ट है। अनकंफर्टेबल रेस्ट तब आएगा जब ये चलेगा नहीं पर बिल्कुल चलने की स्थिति में आ जाएगा। अभी क्लियर होगा पिक्चर, चिंता ना करो, अभी पिक्चर क्लियर होने वाली है। 10 न्यूटन। अब मान लीजिए, देखते जाइए जरा। अब देखिए फोर्स मैंने बढ़ाया इसके ऊपर, मान लीजिए मैंने इसको किया 30 न्यूटन। ठीक, तो तुरंत फ्रिक्शन लग जाएगा इस पे पीछे की तरफ। कितने का बताइए? Fs = 30 न्यूटन। क्योंकि अभी चलेगा तो नहीं, क्योंकि हमें पता है कि 50 न्यूटन का फोर्स जब हम हॉरिजॉन्टल में लगाएंगे तभी चलेगा, उससे पहले तो चलेगा नहीं। तो अभी भी नहीं चलेगा, तो अभी भी कंफर्टेबल रेस्ट, मतलब अभी कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी थोड़ा बहुत फोर्स को अप एंड डाउन कर भी दोगे तब भी इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए मैं इसको क्या कह रहा हूँ? कंफर्टेबल रेस्ट कह रहा हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने ऐसा करते करते यहाँ पर मान लीजिए मैंने 45 न्यूटन लगा दिया। ठीक, तो तुरंत फ्रिक्शन आएगा पिक्चर में, और कितना लग जाएगा बताइए? Fs = 45 न्यूटन ही लग जाएगा। तो अभी भी कैसा रेस्ट है बताइए? ये कंफर्टेबल रेस्ट है। CR यूज करता हूँ कंफर्टेबल के लिए। तो अभी भी इसका भी रेस्ट कैसा है बताइए? कंफर्टेबल रेस्ट है CR। यहाँ पर भी इसका रेस्ट कैसा है बताइए? कंफर्टेबल रेस्ट है CR। ठीक है, तो व्हाट इज द कंफर्टेबल रेस्ट, ये शायद आप लोगों को क्लियर हो गया। अब मान लो मैं फोर्स को बढ़ाता गया और मान लीजिए भैया मैंने इस पर 50 न्यूटन का फोर्स ही लगा दिया। तो ध्यान रखना 50 न्यूटन पर मैंने लिखा है लेट 50 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू जस्ट स्लाइड द ब्लॉक। अभी स्लाइड किया नहीं है, जस्ट स्लाइड करने के बारे में इसने सोचा है कि यार अब मुझे चलना पड़ेगा। उसको टेक्निकली भी समझाऊंगा, अभी जरा समझ लेना। तो अगर आपने F = 50 न्यूटन लगा दिया, तो अब देखिए अब यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा, ध्यान से सुनना, अब वो Fs नहीं लगेगा, Fs मैक्स लगा, क्यों? इससे ज़्यादा फ्रिक्शन लगना नहीं था। और अगर फूंक भी मार दी तो अब ये ब्लॉक चल देगा। तो इस समय ये बिल्कुल समझ लो कन्फ्यूजन में है, ब्लॉक कन्फ्यूजन में है कि चलें कि रुकें। तो इस समय ये अनकंफर्टेबल है। बताइए आप अनकंफर्टेबल कब होते हैं? जब कन्फ्यूजन में होते हैं कि अरे करें कि नहीं करें। तो कहते नहीं अरे यार बड़ा अनकंफर्ट फील हो रहा है मुझे। ठीक, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस समय ये है अनकंफर्टेबल रेस्ट, या इसी को मैं क्या कहता हूं? इम्पेंडिंग स्टेट। दिस इज इम्पेंडिंग स्टेट।
तो अभी मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ टेक्निकली कि इम्पेंडिंग स्टेट होती क्या है। अभी मैं टेक्निकली डिफाइन करने जा रहा हूँ इम्पेंडिंग स्टेट होती क्या है। तो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि इम्पेंडिंग स्टेट होती क्या है। तो देखिए टेक्निकली क्या होता है कि इन इम्पेंडिंग स्टेट कोल्ड वेल्डिंग इज अबाउट टू ब्रेक। अब देखिए यहाँ से आपको क्लियर होगी बात। देखिए जब कोई ब्लॉक सरफेस के ऊपर रखा होता है, जैसे ये ब्लॉक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो अब आपको पता है कि जब हम इसको मैग्नीफाई करके देखते हैं, जब आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छे से क्लियर किया था, तो यहाँ पे ये इस तरीके से एक सरफेस का दूसरे के अंदर फंसे होते हैं, तो इनको कहते हैं क्या, डिप्रेशंस एंड एलिवेशंस कहते थे। और डिप्रेशंस और एलिवेशंस जहाँ पे कांटेक्ट करते हैं वहाँ पे कोल्ड वेल्डिंग होती है। ठीक है, कोल्ड वेल्डिंग होती है। तो जब हम देखिए ध्यान से सुनना, जब कोल्ड वेल्डिंग होती है, ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए एफ को यहाँ पर 10T का एक फोर्स लगा दें, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, तो देखे जैसे जैसे एफ इक्वल टू 10T का मैंने फोर्स लगा दिया। ओके, एफ इक्वल टू 10T का फोर्स मान लीजिए मैंने लगा दिया यहाँ पर, एक मिनट, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए एफ इक्वल टू 10T का फोर्स मैंने लगा दिया, तो जब T इक्वल टू 1 सेकेंड होगा, देखो आराम से सुनना, T इक्वल टू 1 सेकेंड होगा, तो यहाँ पे F की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, 10 न्यूटन। तो जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो 10 न्यूटन लग रहा होगा। एफ एस इक्वल टू कितना लगेगा, 10 न्यूटन। जब T इक्वल टू 2 सेकेंड आएगा, T इक्वल टू 2 सेकेंड आया, तो F इक्वल टू यहाँ पे मान लीजिए 20 न्यूटन लगा। तो जो फ्रिक्शन होगा एफ एस वो कितना लग जाएगा बताइए, 20 न्यूटन लग जाएगा। तो बताइए कोल्ड वेल्डिंग यहाँ पर ज़्यादा वीक होगी कि यहाँ पर वीक होगी, यहाँ पर वीक होगी, क्योंकि अभी भी रुके तो है। तो कोल्ड वेल्डिंग और एलिवेशंस और डिप्रेशंस ने रोका हुआ है, पर पहले कोल्ड वेल्डिंग खत्म होगी तब रोल आएगा डिप्रेशंस और एलिवेशंस का। भाई पहले वो जो बॉन्ड ब्रेक तो हो, तब तो आपको एलिवेशंस और डिप्रेशंस वाले फोर्स की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर कोल्ड वेल्डिंग कमजोर हो चुकी होगी। अब देखना जरा, अब मान लीजिए हम टाइम और बढ़ा दें, जैसे हमने कहा T इक्वल टू 3 सेकेंड, तो जो F हो जाएगा वो 30 न्यूटन आ जाएगा। जरा सुन लेना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा बताइए वो कितना लग जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स भी कितना लग जाएगा, 30 न्यूटन लग जाएगा। तो बताइए जो कोल्ड वेल्डिंग होगी वो फर्दर वीक हो गई होगी, है कि नहीं। जो कॉन्टैक्ट सरफेस पे बॉन्डिंग होगी वो टूटने वाली होगी। क्या एक सिचुएशन ऐसी आएगी, एक टाइम ऐसा आएगा, या एक किसी खास एक्सटर्नल फोर्स के लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जब कोल्ड वेल्डिंग जस्ट ब्रेक होने वाली होगी। और जिस मोमेंट पर कोल्ड वेल्डिंग जस्ट ब्रेक होती है उसी सिचुएशन को क्या कहते हैं, इम्पेंडिंग स्टेट कहते हैं, या फिर अनकंफर्टेबल रेस्ट कहते हैं। ध्यान रखना, उस सिचुएशन में अभी ब्लॉक मूव नहीं करता, हाँ उसके तुरंत बाद मूव कर जाएगा, लेकिन वो सिचुएशन फुल ऑफ कंफ्यूजन होती है, या ये कहिए इम्पेंडिंग स्टेट होती है, या ये कहिए अनकंफर्टेबल रेस्ट होता है। तो अनकंफर्टेबल रेस्ट का मतलब होता है जिस समय कोल्ड वेल्डिंग जस्ट ब्रेक होने वाली होती है। ठीक है, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया। ठीक है, कोल्ड वेल्डिंग, ठीक है, जब कोल्ड वेल्डिंग ब्रेक होने वाली होती है। ओके, चलिए अब मैं आपको बताता हूं। तो जिस समय कोल्ड वेल्डिंग ब्रेक होने वाली होती है उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपने मैक्सिमम वैल्यू पे लगता है। इसको मैं हटा दूं, अगले उसमें लिख दूं, चलिए लिख देता हूं, लिख लीजिए जरा। व्हेन कोल्ड वेल्डिंग इज अबाउट टू ब्रेक, जब कोल्ड वेल्डिंग ब्रेक होने वाली होती है और ब्लॉक इज इन इम्पेंडिंग स्टेट, या ये कहिए कि ब्लॉक किसमें होता है, इम्पेंडिंग स्टेट में होता है, और ब्लॉक इज इन इम्पेंडिंग स्टेट, या ब्लॉक किसमें होता है, इम्पेंडिंग स्टेट में होता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लगता है, उससे ज़्यादा वो लग ही नहीं सकता। ठीक, द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स
द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स act its मैक्सिमम वैल्यू, ठीक, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लगता है। ठीक, अब देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होती है या जो मैग्नीट्यूड होता है वो दो बातों पर डिपेंड करता है। उस लोकेशन पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन और सरफेस कितना खुरदरा है, मतलब कितनी ज़्यादा कोल्ड वेल्डिंग्स हैं। ठीक, तो यहां पे लिखता हूं द मैग्नीट्यूड ऑफ एफएस मैक्स, तो देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एफएस मैक्स डिपेंड्स ऑन, दो बातों पर डिपेंड करता है। टेक्निकल क्वेश्चन है, दिमाग में क्लियर होना चाहिए। एक तो नंबर ऑफ कोल्ड वेल्डिंग्स, कितनी संख्या में कोल्ड वेल्डिंग्स हैं, और रफनेस ऑफ द सरफेस, बताइए कितनी ज़्यादा कोल्ड वेल्डिंग्स होंगे या कम कोल्ड वेल्डिंग्स होंगे, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि सरफेस कितना खुरदरा है। और खुरदरेपन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या आता है, म्यू आता है, तो म्यू पर डिपेंड करता है। और दूसरा डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है, एन पर डिपेंड करता है। इतना उतार लीजिए, नॉर्मल रिएक्शन एन पर डिपेंड करता है। तो अब हम एफएस मैक्स की मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम निकालते हैं एफएस मैक्स के मैग्नीट्यूड को, बहुत ही खास है। देखिए जरा, मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन एन लग रहा होगा यहाँ पर। एन से मतलब होता है, ध्यान रखना, एम जी से मतलब नहीं होता है। वो अलग बात है कि इस सिचुएशन में नॉर्मल रिएक्शन एम जी के बराबर होगा। बच्चे कंफ्यूज करते हैं, एम जी से मतलब होता है, मैं बहुत सारे सिचुएशन अभी क्रिएट कर दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, और मान लीजिए इस सरफेस का खुरदरापन म्यू है, डिग्री ऑफ रफनेस कितनी है, म्यू है, या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू है। अभी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है, अभी हम इसी सिचुएशन में ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितना मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा या कितना अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगा पैरेलल टू द सरफेस, जिससे सारे के सारे कोल्ड वेल्डिंग ब्रेक हो जाएंगे। तो वो फोर्स जिस समय कोल्ड वेल्डिंग्स ब्रेक होने वाले होते हैं उसी को क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। तो वो जो एफएस मैक्स होता है, ध्यान रखना। ठीक, सेकंड हम लिख रहे हैं एफएस मैक्स जो होता है प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है, ऐसे लिखते हैं। न्यूटन साहब ने ये बात बताई, लिख नहीं रहा हूँ, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। और फिर ये जो एफएस मैक्स होता है इक्वल टू होता है जो कोफिशिएंट, यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी जो कांस्टेंट आता है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर ही आता है, तो यह आ जाता है म्यू इंटू एन। हालांकि यहाँ पर म्यू एस लिख सकते हो। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक, तो ये होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू, या इस फोर्स पर कोल्ड वेल्डिंग्स आर अबाउट टू ब्रेक। ठीक है, एट दिस फोर्स कोल्ड वेल्डिंग्स आर अबाउट टू ब्रेक। इस फोर्स पे जाके कोल्ड वेल्डिंग ब्रेक होने वाले होते हैं। यार बहुत ही अच्छा मैंने समझा दिया आपको। तो एफएस मैक्स की ये वैल्यू है, या ये वो फोर्स का मैग्नीट्यूड है जिस पर कोल्ड वेल्डिंग्स ब्रेक होने वाले होते हैं। ओके, कोल्ड वेल्डिंग्स ब्रेक होने वाले होते हैं। ये एक डाटा होता है, सवालों में दिया जाता है, गिवन डाटा इन प्रॉब्लम्स। ये सवालों में डाटा दिया रहता है आपको हमेशा। ठीक है, देखिए कुछ सिचुएशन में आपको बता रहा हूं। ठीक है, कुछ सिचुएशन में फाइंड आउट करता हूं, देखो जरा, करें, चलिए। जैसे ये ब्लॉक यहां रखा हुआ है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए इसका 10 kg का वेट है और म्यू एस हमेशा दिया रहेगा, ध्यान रखना। मान लो 0.6 है। फाइंड एफएस मैक्स, फाइंड एफएस मैक्स, निकालो जरा एफएस मैक्स, फाइंड एफएस मैक्स। तो देखिए कितना आएगा। तो सबसे पहले एफएस मैक्स का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, एफएस मैक्स होता है सीधे सीधे म्यू एस इंटू एन। तो अब आप यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट कर लो। तो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो एम जी को ही बैलेंस कर रहा होगा, यहाँ तो
एन ऊपर लगेगा, एम जी ऐसे लग जाएगा। अब आपसे कहें एफ एस मैक्स किधर लगेगा, वो नहीं बताया जा सकता। अभी समझाता हूँ वो क्यों नहीं बताया जा सकता, ठीक है। पर हम इसको निकाल लेते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन बताइए, एम जी को बैलेंस करेगा वर्टिकल में, तो सीधे सीधे आ जाएगा एफ एस मैक्स। म्यू एस कितना है बताइए, 0.6। नॉर्मल रिएक्शन क्या 10 जी के बराबर होगा, 10 इंटू 10, तो आ जाएगा 60 न्यूटन। 60 न्यूटन आ जाएगा। तो मतलब यह है कि यहाँ पर 60 न्यूटन से ज़्यादा अगर आपने कोई भी हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगा दिया तो ब्लॉक चल देगा। जैसे उदाहरण के लिए देखिए 2-3 बातें, जैसे देखिए ध्यान से देखिए। अब यही 10 kg का ब्लॉक है, ठीक, यही म्यू एस इक्वल टू 0.6 दिया हुआ है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर 40 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो 60 थोड़ी लगेगा। 60 तो वो वैल्यू है जिस समय इससे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लग ही नहीं सकता। अभी तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगेगा, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट कितने का, 40 का, तो एफ एस इक्वल टू कितना लग जाएगा, 40 न्यूटन लग जाएगा। अभी बहुत डिटेल समझाऊंगा इसको, बच्चों को बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आता है। अब मान लो आप फोर्स बढ़ाते गए और लेट आपने इस समय 60 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। तो अब यहां पर एक सिचुएशन ऐसी आ गई जिस समय सारे कोल्ड वेल्डिंग ब्रेक होने वाले होंगे, या ब्लॉक अब इस समय क्या होगा, अनकंफर्टेबल रेस्ट में होगा। हाँ, यहां ब्लॉक कैसे होगा, कंफर्टेबल रेस्ट में होगा, लेकिन यहां पर ब्लॉक अनकंफर्टेबल रेस्ट होगा। तो यहां पे तो ब्लॉक का क्या बताइए, सी आर, और यहां पे क्या है, आई एस कहता हूं, इंपेंडिंग स्टेट, ठीक। यूसीआर भी कह सकता हूं, पर मैं उसको आई एस ज्यादा यूज करता हूं, ठीक है। और अब ये जो फ्रिक्शन लग रहा होगा यहां पर बताइए क्या लग रहा होगा, एफ एस मैक्स लग रहा होगा। और एफ एस मैक्स कितना होगा, 60 न्यूटन होगा। हाँ, अगर इससे ज़्यादा आपने एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ा दिया तो ब्लॉक रुकेगा नहीं, ब्लॉक चल देगा, ब्लॉक मूव कर जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपने, तो अब देखिए मैं इसलिए नहीं डायरेक्शन बता रहा था, अगर आपने अप्लाइड फोर्स को राइट में लगाया है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा, और अगर आपने इसको लेफ्ट में लगा दिया होता, जैसे ये देखिए, अगर आपने 60 न्यूटन को इधर लगा दिया होता तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो भी इधर लग जाएगी। एफ एस मैक्स इक्वल टू कितनी लग जाएगी, 60 न्यूटन। इसलिए नहीं बता रहा था। तो डायरेक्शन तो जरूरत के हिसाब से लगेगा, जिधर स्लाइडिंग की टेंडेंसी होगी उसके क्या लगेगा, अपोजिट लगेगा, उसके क्या लगेगा, अपोजिट लगेगा। चलिए पॉज करके उतारिए। तो ध्यान रखना, बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि एफ एस मैक्स बराबर म्यू एम जी होता है, ऐसा नहीं है जरूरी, ठीक है। एफ एस मैक्स बराबर म्यू एन होता है, ये हमेशा सही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, म्यू एस 0.4 दिया है, 5 kg का ब्लॉक है और ऊपर से 20 न्यूटन लग रहा है। देखिए नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से एन लगेगा, तो यहाँ पे एफ नॉट 20 न्यूटन लग रहा है, और नीचे की तरफ बताइए कितना लगेगा, बताइए 5g लगेगा। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगा बताइए, नॉर्मल रिएक्शन किससे बैलेंस कर रहा होगा बताइए, 5g प्लस 20 न्यूटन। भाई इसको भी बैलेंस करेगा और इसको भी बैलेंस करेगा, तो जो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा ये कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा 70 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। 70 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा, 70 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। तो बताइए यहाँ पे जो एफ एस मैक्स लगेगा, एफ एस मैक्स होगा वो म्यू एन होगा। तो ये जो एफ एस मैक्स आ जाएगा म्यू एन, म्यू कितना है बताइए 0.4, और नॉर्मल रिएक्शन कितना है 70, तो ये आ जाएगा कितना 28 न्यूटन आ जाएगा एफ एस मैक्स। तो एफ एस मैक्स को एम जी से लेना देना नहीं होता है, एफ एस मैक्स को उस जगह के नॉर्मल रिएक्शन से लेना देना होता है, उस जगह के नॉर्मल रिएक्शन से लेना देना होता है। जैसे इस क्वेश्चन को देख लीजिए, जैसे देखिए यहाँ पर एम जी तो देखा जाए तो इधर लग रहा होगा, एम जी तो इधर लग रहा होगा, जबकि नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे ऐसे लग रहा होगा। अब देखिए एम जी का नॉर्मल रिएक्शन वाला कंपोनेंट ये आएगा, सब जानते हैं कितना आएगा बताइए, एम जी कॉस थीटा आएगा, थीटा 37 है, मास 10 kg है, तो आ जाएगा 10 इंटू 10 इंटू कॉस 37 जमाने से कितना होता है बताइए 4/5 होता है, 5 से 2 बार जाएगा तो आ जाएगा 80 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन 80 न्यूटन आएगा। तो बताइए यहाँ पर जो एफ एस मैक्स लग रहा होगा, एफ एस मैक्स कितना होगा बताइए, म्यू एन होगा, म्यू एस एन, और म्यू एस कितना है 0.8, तो आ जाएगा 0.8 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना है बताइए 80 है, तो आ जाएगा 64 न्यूटन। ठीक हो गया। तो एफ एस मैक्स को नॉर्मल रिएक्शन से लेना देना होता है, किसी भी अदर फैक्टर से लेना देना नहीं होता है। आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन आना नहीं चाहिए इस बात में,
ठीक है, उतारिए पॉज करके, उतारिए पॉज करके, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए। और देखिए क्वेश्चन, जैसे एलिवेटर है ऊपर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब नॉर्मल रिएक्शन रियल फोर्स है, मुझे यहाँ पर एफ एस मैक्स फाइंड आउट करना है। एफ एस मैक्स बराबर क्या, ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन तो रियल फोर्स है, चाहे आप ग्राउंड फ्रेम से करो चाहे एलिवेटर में बैठ के करो, पर एलिवेटर में बैठ के करना इसलिए आसान होगा क्योंकि वहाँ से वो ब्लॉक आपको किस में दिखाई देगा, रेस्ट में दिखाई देगा, आपको रेस्ट में दिखाई देगा। तो देखिए ज़रा, ये देखिए, ठीक है, क्लियर। अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे ऊपर लग रहा होगा, एम जी 10 जी नीचे लग रहा होगा, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक। टेन जी एस में नीचे लग रहा होगा, और ये ऑब्जर्वर एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा हुआ है, इसलिए बताइए क्या एक लाल रंग का सूडो फोर्स लगेगा? लाल रंग का सूडो फोर्स कितना लग जाएगा? बिल्कुल लग जाएगा। कितना? m इंटू ए नॉट होता है, m इंटू ए नॉट। मास कितना है? 10 kg, और एक्सीलरेशन कितना है? 2 का, तो आ जाएगा 20 न्यूटन। ठीक, तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा बताइए वो किसे बैलेंस कर रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस करेगा भाई, बताइए 10 g को बैलेंस करेगा प्लस सूडो फोर्स m a नॉट को बैलेंस करेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा 100 प्लस कितना? 20, तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा 120 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा 120 न्यूटन आ जाएगा, 120 न्यूटन आ जाएगा। तो बताइए यहाँ पे लगने वाला जो एफ एस मैक्स होगा, बताइए वो क्या आएगा? म्यू एस इंटू एन। नॉर्मल रिएक्शन से मतलब होता है, एम जी से मतलब नहीं होता, ये बार बार बता रहा हूँ। नॉर्मल रिएक्शन सूडो फोर्स की वजह से 20 न्यूटन से इंक्रीज कर गया, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन 120 न्यूटन आया। तो एफ एस मैक्स इक्वल टू जो आ जाएगा, म्यू एस कितना था बताइए? यहाँ पर म्यू एस मैंने लिखा था, चलिए फिर लिख देता हूँ, जो भी हो आप 0.4 मान लेना, मुझे नहीं पता पहले क्या लिखा था, मान लो 0.4 है, तो ये आ जाएगा 0.4। और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ गई बताइए? 120, तो ये आ जाता है 48 न्यूटन। तो एफ एस मैक्स की वैल्यू आ जाएगी 48 न्यूटन, 48 न्यूटन आ जाएगी। ठीक है, पॉज करके उतारिए। अब मान लीजिए यही एलिवेटर नीचे जाता तो नॉर्मल रिएक्शन घट जाता, तो एफ एस 0.4 है, ठीक है, याद रखना। सॉरी एफ एस नहीं है, ये म्यू एस था, म्यू एस था, एफ ए लिख दिया है। म्यू एस इक्वल टू 0.4। तो देखिए अब इसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में देख लीजिए, देखिए नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, ठीक, 10 जी नीचे लगेगा, और लाल रंग का सूडो फोर्स बताइए किधर लगेगा? अब की बार जिस एलिवेटर में ऑब्जर्वर बैठा हुआ है वो नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कर रहा है, तो लाल रंग का सूडो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर लगेगा। कितना? एम ए नॉट, और एम 10 kg था, तो ये भी कितना आ जाएगा बताइए? 20 न्यूटन आ जाएगा। तो अब बताइए नॉर्मल रिएक्शन और एम ए नॉट 10 g को बैलेंस करेंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा बताइए नॉर्मल रिएक्शन एन प्लस एम ए नॉट, और ये बैलेंस करेगा बताइए किसको? 10 g को बैलेंस करेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन की बताइए वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा एन प्लस एम ए नॉट कितना है? 20, और ये आ जाएगा 100, तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा 80 न्यूटन। ठीक है, 80 न्यूटन आ जाएगा। तो बताइए जो एफ एस मैक्स आ जाएगा, ये तो आ जाएगा म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना था बताइए? 0.4 इंटू एन कितना है? 80, तो ये आ जाएगा 32 न्यूटन आ जाएगा। तो एफ एस मैक्स को नॉर्मल रिएक्शन से लेना देना होता है, एफ एस मैक्स को नॉर्मल रिएक्शन से लेना देना होता है। ठीक है, पॉज करके उतारिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ये सिचुएशन है, एक ब्लॉक है 10 kg का, किसी खुरदरे सरफेस पर रखा हुआ है, म्यू एस दिया हुआ है 0.4। अब आपको इसमें एफ एस और एफ एस मैक्स फाइंड आउट करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर अप्लाइड फोर्स एफ इक्वल टू 30 न्यूटन है, तो देखिए जो एफ एस मैक्स होता है वो तो अप्लाइड फोर्स से उसको कोई लेना देना नहीं होता है, उसकी वैल्यू एक पर्टिकुलर होती है। तो वो एफ एस जो मैक्स होता है, ठीक है, वो हमेशा म्यू एस इंटू एन होता है। ओके, और म्यू एस कितना होगा ज़रा बताइए? म्यू एस होगा 0.4, और नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा बताइए? क्या वो सीधे सीधे लिख दूँ? नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, और वो किसको बैलेंस कर रहा होगा बताइए?
10G को बैलेंस कर रहा होगा, तो नॉर्मल एक्शन 10G के बराबर होगा तो हो जाएगा 100 न्यूटन। तो एफएस मैक्स की वैल्यू तो हो जाएगी बच्चों 40 न्यूटन। और जो एफएस होगा, अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब यह है कि जो फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है वो 0 से लेके कितना लग सकता है, 40 न्यूटन तक लग सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्लाइडिंग वाला फोर्स कितना है, 30 न्यूटन। तो एफएस कितना लग के रह जाएगा बताइए, 30 न्यूटन लग के एफएस रह जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखना जो एफएस होता है वो लेस देन इक्वल टू एफएस मैक्स और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इतना लगता है। ये एफएस की रेंज होती है। एफएस हमेशा 0 से लेके एफएस मैक्स तक लग सकता है, 0 से लेके एफएस मैक्स तक लग सकता है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन इतना कंप्लीट होने के बाद अब आते हैं हम काइनेटिक फ्रिक्शन पर। तो हेडिंग लगा लीजिए काइनेटिक फ्रिक्शन। देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन कब पिक्चर में आएगा, ये तब पिक्चर में आएगा, पहले एक शब्द सुन लीजिए, जब दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा होगा। मोशन नहीं, रिलेटिव मोशन हो रहा होगा, मतलब जिस सरफेस के ऊपर बॉडी स्लाइड कर रही है उसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन होना चाहिए या स्लाइडिंग होनी चाहिए दोनों सरफेस के बीच में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए थोड़ा सा देखिए, व्हेन अप्लाइड फोर्स इज इंक्रीज्ड, जब आप अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते जाएंगे, जैसे मान लीजिए F इक्वल टू 10T लिया मैंने और 10 kg की बॉडी और म्यू एस की वैल्यू कितनी है यहाँ पर बताइए, म्यू एस को 0.4 लिया है, तो बताइए इस सरफेस पर जो एफएस मैक्स होगा वो आ जाएगा म्यू एस इंटू एन, और नॉर्मल रिएक्शन बताइए कितना आएगा, 10G के बराबर आएगा, काफ़ी देर से करा रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 40 न्यूटन। ठीक, तो ये एफएस मैक्स यहाँ पर 40 न्यूटन लगेगा। कहने का मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स एफएस लग सकता है वो 0 से 40 के बीच में कुछ भी लग सकता है। अब देखिए जैसे t इक्वल टू 4 सेकेंड होगा तो t इक्वल टू 4 सेकेंड पर जाके बताइए क्या होगा। मैं पीछे के पेज पे चला जाता हूँ जरा, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए जरा, देखिए 10 kg की बॉडी थी और F इक्वल टू लगा रखा था हमने 10T। ठीक, और म्यू एस इक्वल टू 0.4 था, इससे जो एफ एस मैक्स आ गया निकल के वो आया 40 न्यूटन। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ाएंगे, ध्यान से सुनना, जैसे मैं यहाँ पे 2-3 समय ले लेता हूँ, इसी से ले लेता हूँ, जैसे टी को मैं ले लेता हूँ सीधे 2 सेकेंड, तो टी को 2 सेकेंड पे देखिए जरा, डायग्राम थोड़ा छोटा बनाऊँगा, ये जो फोर्स होगा एफ इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन हो जाएगा। तो जो एफ एस होगा वो कितना लग जाएगा बताइए, 20 न्यूटन ही लग जाएगा पीछे की तरफ, तो एफ एस इक्वल टू भी 20 न्यूटन हो जाएगा। क्लियर। लेकिन यहाँ पर बताइए जो कोल्ड वेल्डिंग होगी वो थोड़ी सी वीक हो चुकी होगी, थोड़ी सी वीक हो चुकी होगी। फिर मान लीजिए ऐसे टी इक्वल टू मैं सीधे सीधे आ जाता हूँ 3.8 सेकेंड पर आ चुका हूँ। ठीक, तो 3.8 सेकेंड में देखिए क्या होगा, ये जो फोर्स होगा ये लग जाएगा 38 न्यूटन, बॉडी अभी भी कंफर्टेबल रेस्ट में होगी, और यहाँ पर जो एफ एस होगा वो बताइए कितना लग जाएगा, वो 38 न्यूटन लग जाएगा। अब मान लीजिए मैं टी इक्वल टू 4 सेकेंड पर आ गया, अगर मैं टी इक्वल टू 4 सेकेंड पर आ जाता हूँ, ठीक है, तो टी इक्वल टू 4 सेकेंड पर जाके देखिए ज़रा क्या होगा, ये जो फोर्स होगा ये 40 न्यूटन लग जाएगा, और जो फ्रिक्शन होगा वो एफ एस मैक्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर लग गया, एफ एस मैक्स इक्वल टू कितना लग जाएगा, 40 न्यूटन। और अब ये जो बॉडी होगी वो इम्पेंडिंग स्टेट में आ चुकी है, किस में आ चुकी है, इम्पेंडिंग स्टेट IS में आ चुकी है। अगर इससे ज़्यादा थोड़ा सा भी आपने फोर्स बढ़ा दिया तो बॉडी अब रिलेटिव मोशन करेगी, बॉडी सरफेस के ऊपर मूव करना शुरू कर देगी। कहने का मतलब ये हुआ कि t ग्रेटर देन 4 सेकेंड, t ग्रेटर देन 4 सेकेंड के लिए ध्यान रखना, अब बॉडी यहाँ पर F इक्वल टू 10T जो भी होगा, अब यहाँ पर ध्यान रखना F के पिक्चर में आ जाएगा, क्यों, अब रिलेटिव मोशन हो रहा है, F के पिक्चर में आ जाएगा यहाँ पर, क्यों, F के पिक्चर में तभी आता है जब रिलेटिव मोशन शुरू हो गया। यार एफएस को हम डिफाइन तब तक कर रहे थे जब कॉन्टैक्ट सरफेस पर कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा था, केवल स्लाइडिंग की क्या थी, टेंडेंसी थी, पर अब स्लाइडिंग हो रही है तो अब एफएस डिसअपियर हो जाएगा, एफएस क्या हो जाएगा, डिसअपियर, और एफ के क्या आ जाएगा, पिक्चर में आ जाएगा, एफ के डिसअपियर, एफएस डिसअपियर।
बॉडी बिकम्स इन इम्पेंडिंग स्टेट एंड आफ्टर दैट बॉडी स्टार्ट मोशन, और मोशन स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पे मैं लिख जाऊंगा एफ एस डिसअपियर, एफ एस क्या कर जाता है, डिसअपियर हो जाता है, एंड एफ के अपीयर्स, और फिर एफ के पिक्चर में आ जाता है। एफ एस डिसअपियर हो जाता है और एफ के अपीयर हो जाता है। तो देखिए एफ एस डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि एफ एस की बात ही हम तब तक करते हैं जब तक रिलेटिव मोशन ना हो रहा हो, और जैसे रिलेटिव मोशन शुरू होगा तो पिक्चर में कौन आएगा, एफ के आएगा, और एफ के अपीयर्स होगा। ठीक, अब एफ के पिक्चर में आ जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ, ध्यान से सुनना। अब सुन लीजिए जरा एक बात, मैं आगे मैंने लिखा है बहुत कुछ, वो समझाने से पहले अब देखिए क्या होगा, ध्यान रखना। रिलेटिव मोशन बॉडी ने शुरू कब किया होगा, तभी तो शुरू किया होगा जब सारी कोल्ड वेल्डिंग ब्रेक हो गए होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अप्लाइड फोर्स लगा रहे थे, तो देखिए अब ध्यान से, तो एफ एस डिसअपियर, एफ के अपीयर। अब एक बार जरा ध्यान से सुन लो, देखिए जब, ध्यान से सुनना, देखिए जो फ्रिक्शन फोर्स का बेसिक कारण है वो दो रीजन होते हैं, एक कोल्ड वेल्डिंग और एक एलिवेशंस और डिप्रेशंस का कांटेक्ट फोर्स। यही तो मैंने बात बताई थी। अब ध्यान से सुनना, जब बॉडी सरफेस पर रखी होती है, ऐसे ये है, तो अब जब हम इसको खींचते हैं तो उस समय दोनों अपोज करेंगे, पहले कोल्ड वेल्डिंग अपोज करेगा और उसके बाद इंटरलॉकिंग भी अपोज करेगा। लेकिन जब रिलेटिव मोशन हो जाएगा तो बताइए कोल्ड वेल्डिंग ब्रेक हो गए होंगे, तो अपोजिशन केवल किससे होगा, इंटरलॉकिंग से होगा। कहने का मतलब जिस समय बॉडी एफ एस मैक्स वाली सिचुएशन में पहुंचती है या इंपेंडिंग स्टेट में पहुंचती है, बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है, ध्यान से सुन लेना, मिलेगा नहीं किसी किताब में। तो जब बॉडी इंपेंडिंग स्टेट में पहुंचती है, और या ये कहिए जिस समय एफ एस मैक्स लगता है, तो दो फोर्स वहां पर, दो फैक्टर की वजह से एफ एस मैक्स का मैग्नीट्यूड आता है, एक इंटरलॉकिंग और एक कोल्ड वेल्डिंग, दोनों की वजह से। और जब कोल्ड वेल्डिंग ब्रेक हो जाती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन अपीयर होता है, तो उस समय भी अपोजिशन होता है तो वो फ्रिक्शन ही, बस वो टाइप इसलिए बदल गया कि पहले रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा था और बाद में रिलेटिव मोशन होने लगता है। तो जब बॉडी सरफेस के ऊपर मोशन करती है तो उस समय जो फोर्स एनकाउंटर करती है अपोजिशन का या रेजिस्टेंस जो होती है वो होती है ड्यू टू इंटरलॉकिंग ओनली। तो हम ये कहते हैं, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, ध्यान रखना, जो एफ के होता है वो एफ एस मैक्स से हमेशा कम होता है, या ये कहिए कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन केवल इंटरलॉकिंग की वजह से आएगा, और म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इंटरलॉकिंग और कोल्ड वेल्डिंग दोनों की वजह से आएगा। तो म्यू के की वैल्यू हमेशा म्यू एस से कम होती है। बहुत ही टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। ओके, तो देखिए हमने लिख दिया है, when body moves on surface then body encounters another friction force called kinetic friction और dynamic friction FK। ठीक है, इसी को FK कह रहे हैं। Thus kinetic friction exists between two contact surfaces only when there is relative motion between the contact surfaces। ये छोटी छोटी बातें आपको बता दी हमने। ठीक, देखिए द रेजिस्टेंस एनकाउंटर्ड बाय अ स्लाइडिंग बॉडी ऑन अ सरफेस इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन। और देखिए फिर ये बात मैंने नोट करके लिखी है, सिंस काइनेटिक फ्रिक्शन इज ओनली ड्यू टू अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंटरलॉकिंग। ठीक, तो काइनेटिक फ्रिक्शन केवल इंटरलॉकिंग की वजह से आता है, हेंस म्यू के लेस देन म्यू एस, क्योंकि जो म्यू एस होता है उसमें इंटरलॉकिंग भी आती है और कोल्ड वेल्डिंग होती है, इंटरलॉकिंग IC और यहाँ पे कोल्ड वेल्डिंग CW, ये दोनों ही होता है। लेकिन म्यू के में केवल क्या आती है, IC की वजह से होता है, इसलिए म्यू के की वैल्यू हमेशा म्यू एस से क्या होती है, कम होती है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। क्लियर, लिख लीजिए जरा, लिख लीजिए पॉज करके। ठीक है, इतना क्लियर है। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कब आता है। अब देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, पहले आपको डायरेक्शन समझाता हूं, डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन देखिए, काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को खत्म करना चाहता है। अब रिलेटिव मोशन कैसे खत्म होगा, पहले बताइए, रिलेटिव मोशन होता कब है। रिलेटिव मोशन तभी तो होगा जब जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, दो ही पॉइंट मान लो, उनकी वेलोसिटी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। अब देखिए उनकी वेलोसिटी अलग अलग होंगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन सोचेगा, कहेगा हम इसको खत्म करके रहेंगे। तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसको घटाना चाहेगा, तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो उसके अपोजिट लगा दो, और जिसकी वेलोसिटी कम हो उसको बढ़ाएगा। अरे तभी तो रिलेटिव मोशन खत्म होगा, तभी तो रिलेटिव मोशन खत्म होगा। तो कम वाली वेलोसिटी को सपोर्ट करता है और ज़्यादा वाली वेलोसिटी को अपोज करता है। कितना आसान पॉइंट है, देखिए जरा, देखिए जरा, इसको ध्यान से देखिए,
देखिए 2-3 डायग्राम बनाता हूँ, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए आराम आराम से देखना, पहले डायरेक्शन को देख लीजिए। जैसे यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और अभी ये सरफेस रेस्ट में। तो मैं तो बच्चों को ऐसे समझाता हूँ, आप भी मेरे बच्चे ही हो। एक पॉइंट ये ले लो, एक पॉइंट ये ले लो। ये मैंने सरफेस पे लिया, बॉडी पे लिया है। तो ये बॉडी पे लिया है वो भी 10 से 10 जा रहा होगा और ये किस में होगा, रेस्ट में होगा। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो इन दोनों के रिलेटिव मोशन को खत्म करेगा। तो रिलेटिव मोशन को कैसे खत्म करेगा, जो रेस्ट वाला है उसको बढ़ाएगा वेलोसिटी, हालांकि बढ़ा नहीं पाएगा क्योंकि सरफेस फिक्स्ड है, पर कोशिश तो करेगा। और जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है उसको घटाएगा। तो बताइए, देखिए ऊपर वाले सरफेस पे लग जाएगा, देखो पीछे ये एफ के कितना लगेगा अभी समझाऊंगा, और इसके बदले में इस पे लग जाएगा एफ के ऐसे, एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक, अगर देखिए दो बॉडी होती, यहाँ से और अच्छा समझ में आएगा। ठीक, ये दो होती, एक ये होती, ऊपर का हटा दें, अभी मैग्नीट्यूड भी समझा देंगे। ये ब्लॉक होता, आराम से देख लो। अब जैसे ये जा रही होती 10 मीटर पर सेकंड से, ध्यान से सुन लेना, और ये जा रही होती 30 मीटर पर सेकंड से। अब मान लो यहाँ भी μ1 है, यहाँ भी μ2 है, दोनों सरफेस पे क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है। दोनों ही सरफेस पे रिलेटिव मोशन हो रहा है, दो सरफेस हैं, दोनों अभी समझ में आ जाएंगे एक लाइन में। बहुत आसान है, जैसे बताऊं वैसे समझना। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे तो कोई डाउट ही नहीं है। एक पॉइंट आप ये ले लो, एक पॉइंट ये ले लो, एक पॉइंट आप यहाँ पे ये ले लो, एक पॉइंट ये ले लो। अब देखिए ये पॉइंट 10 से जा रहा है तो ये भी 10 से ही जा रहा होगा, और ये किस में होगा बताइए, रेस्ट में होगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, रिलेटिव मोशन खत्म करता है, मोशन खत्म नहीं करता है, क्योंकि जिसकी वेलोसिटी कम है उसको बढ़ाना चाहता है और इसकी ज़्यादा उसकी कम करना चाहता है। एक फेमस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा वेलोसिटी को घटाता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। रिलेटिव मोशन को खत्म करता है, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसको घटाएगा, कम वाली को बढ़ाएगा। तो देखिए जिसकी 10 है इसकी रेस्ट में, तो इसको तो घटाएगा तो एफ के ऐसे आएगा, और जिसकी कम है उसको बढ़ाएगा तो एफ के ऐसे आएगा। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखो एक पॉइंट ये पकड़ो, एक पॉइंट ये पकड़ो, इसकी वेलोसिटी 30 इसके साथ ही होगी और इसकी 10 इसके साथ होगी। अब इन दोनों पॉइंट को आप यहाँ ले लो, देखो खुद ही समझ जाओगे, इतना आसान होती है फिजिक्स। देखो अब ये जो पॉइंट लिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट, जिसको एक ये कह रहा हूँ और एक ये कह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसके पास 30 इधर और इसके पास इस डायरेक्शन में कितनी है, 10। तो देखो अब रिलेटिव मोशन खत्म करना है तो जिसकी ज़्यादा होगी उसको कम करो, डिफरेंस ही तो खत्म करना है वेलोसिटी का। भाई रिलेटिव मोशन तब खत्म होगा जब दोनों की वेलोसिटी बराबर आ जाए, ठीक है। तो 30 की ज़्यादा 10 की कम है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, जिसकी 30 उसको कम करेगा, तो कम करने के लिए इसको इधर लगना पड़ेगा। तो देखो एफ के ऐसे आ जाएगा, कितना आसान है। और जिसकी कम है उसको बढ़ाएगा तो इस पर एफ के ऐसे लगेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, एफ के इस ऊपर वाले ब्लॉक पर ऐसे लगेगा, एकदम आसान, और इस ब्लॉक पर ऐसे लगेगा, एफ के ऐसे लगेगा। ये कंसेप्ट की बात है, चाहो तो इसको डैश कर सकते हो। क्लियर हो गया, इस तरीके से लगेगा, एकदम आसान है। पॉज करके उतारो और एग्जांपल लेता हूं। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को खत्म करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को खत्म करेगा। कितने भी ब्लॉक ले लो, देखो अब जैसे ये होता, ठीक, अब ये इधर जा रहा है मान लो 10 से, ठीक, और ये इधर जा रहा होता 2 मीटर पर सेकंड से। तो देखो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं, यही देख लो जरा। तो देखो 2 पॉइंट बना दो, सबसे आसान मैं तो ऐसे कहता हूँ 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट बना दो। तो इस नीचे वाली पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, 10 होगी इसके साथ, ऊपर वाले की कितनी होगी, 2 होगी। अब आप इनको अलग खींच ले चलो एकदम अच्छा समझने के लिए। एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ये इधर 2 से जा रहा है और इधर ये 10 से जा रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों की वेलोसिटी के अंतर को खत्म करेगा या रिलेटिव मोशन को खत्म करेगा। तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा उसको घटाएगा और कम वाले को बढ़ाएगा। तो ज़्यादा वाले कम वाले की बढ़ाएगा तो इस पर तो देखो ऐसे लग जाएगा, एफ के ये लग गया, और ज़्यादा वाले की घटाएगा तो इस पर एफ के ऐसे लग जाएगा। यहीं पर ये पिक्चर आ जाएगी, तो इस पर एफ के ऐसे लगेगा और इस पर एफ के ऐसे लगेगा। कितना आसान है बताइए, कुछ है ही नहीं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को खत्म करता है, हमेशा रिलेटिव मोशन को खत्म करता है। फोर्स से इसको मतलब नहीं है, स्लाइडिंग की टेंडेंसी से कोई मतलब नहीं है। और एग्जांपल देखो, जैसे ये होता, बॉडी मान लो 20 मीटर पर सेकंड से इधर जा रही होती,
ये इसके ऊपर 1 होती, ये 2 मीटर पर सेकंड से इधर जा रही होती। ठीक है, आराम से देखना। अब कई बार मान लो एक F1 इक्वल टू 10 न्यूटन का फोर्स इस पर लग रहा है और F2 इक्वल टू 15 या 20 न्यूटन का इस पे लग रहा है। यार वो इसी मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखना काइनेटिक फ्रिक्शन को फोर्सेस से कोई लेना देना नहीं होगा, फोर्सेस से कोई लेना देना नहीं होगा। आपको केवल काइनेटिक फ्रिक्शन का काम एक्सीलरेशन या फोर्स से नहीं होता है, वो केवल रिलेटिव मोशन को खत्म करता है। तो आप देखिए 2 पॉइंट बनाइए, सबसे आसान तरीका ये है। 2 पॉइंट, एक ये पॉइंट, ये इधर कितने से जा रहा होगा 2 से, इधर ये कितने से जा रहा होगा 20 से। जिसकी वेलोसिटी कम उसको बढ़ा दो, जिसकी ज़्यादा उसकी घटा दो। तो 20 वाले को पीछे लग जाएगा एफ के, ऐसे लग जाएगा, और इसको बढ़ा देगा तो एफ के ऐसे लग जाएगा। दुनिया का सबसे आसान तरीका। ठीक है, उतारो पॉज करके। दुनिया का सबसे आसान तरीका। तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को ख़त्म करता है, हमेशा। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को ख़त्म करता है। ठीक है, इसमें और बच्चों को कन्फ्यूजन आता है, ये भी देख लो। जैसे मान लो एक ब्लॉक होता है, ये इधर जा रहा होता 10 से, और ये इधर जा रहा है 2 से। तो देखिए जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यह ज़्यादा कम का कोई चक्कर नहीं है भाई। रिलेटिव मोशन तो तब खत्म होगा, अपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव मोशन और बढ़ता है जब सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे तो दोनों की वेलोसिटी को ही कम करेगा। तो ध्यान रखना, इसकी वेलोसिटी को भी घटाएगा तो इस पर एफ के ऐसे लगेगा, इसको भी घटाएगा तो इस पर एफ के ऐसे लगेगा, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो रिलेटिव मोशन तब घटेगा जब दोनों एक डायरेक्शन में जाएंगे, तो दोनों की वेलोसिटी को पहले तो घटा के एक दूसरे के तरफ करने के लिए दोनों को ही घटाएगा। तो जब बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो एफ के दोनों को अपोज करता है। ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है। जब सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो ज़्यादा वाले को घटाएगा और कम वाले को बढ़ाएगा, और जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं कॉन्टैक्ट पॉइंट तो दोनों को ही घटाएगा। ठीक है, हाँ, दोनों को बढ़ाएगा कभी नहीं, दोनों को बढ़ाएगा कभी नहीं, दोनों को घटा सकता है, एक को घटा सकता है, एक को बढ़ा सकता है, पर दोनों को बढ़ा कभी नहीं सकता। ये काइनेटिक फ्रिक्शन का रोल होता है। ठीक है, पॉज करके उतारिए। फोर्स से कोई लेना देना नहीं होता, ध्यान रखना काइनेटिक फ्रिक्शन को। अब देख लेते हैं इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो लिख लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ एफ के। ठीक है, तो देखिए जो एफ के का मैग्नीट्यूड होता है, मान लो यहाँ पर रिलेटिव मोशन वी हो रहा है। ठीक है, वी की स्पीड से जा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन एन है, म्यू के यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इधर कौन लग रहा होगा बताइए, एफ के लग रहा होगा। तो जो एफ के होता है, ध्यान से सुन लो, ये भी न्यूटन साहब ने बताया, एफ के प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है। एफ के प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो एफ के इक्वल टू यहाँ से आ जाता है म्यू के इंटू एन आ जाता है। ठीक, म्यू के इंटू एन आ जाता है, और ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है। हम ये नहीं कहते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स वेरिएबल होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की एक रेंज होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो एफ एस होता है वो लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, जबकि काइनेटिक फ्रिक्शन केवल और केवल म्यू के इंटू एन होता है। मतलब ये अपनी कांस्टेंट वैल्यू पे लगता है। तो ध्यान रखना, ये 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर नॉर्मल रिएक्शन, और दूसरा फैक्टर जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इंटरलॉकिंग पॉइंट्स, नंबर ऑफ इंटरलॉकिंग्स, और नंबर ऑफ इंटरलॉकिंग को ही डिफाइन करता है कौन, म्यू के। तो काइनेटिक फ्रिक्शन 2 बातों पर डिपेंड करता है, एक नॉर्मल रिएक्शन एन और म्यू के, और स्टैटिक फ्रिक्शन 2 बातों पर डिपेंड करता है, इंटरलॉकिंग और कोल्ड वेल्डिंग के फैक्टर पर जिसमें म्यू एस आता है, और नॉर्मल रिएक्शन एन, इस बात पर डिपेंड करता है। ठीक है, और काइनेटिक फ्रिक्शन केवल इंटरलॉकिंग और नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है। काइनेटिक फ्रिक्शन की कांस्टेंट वैल्यू होती है हमेशा म्यू के इंटू एन होती है, और स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस एन, मतलब एक रेंज में लगता है 0 से लेके एफ एस मैक्स। ये वैल्यू क्या कहलाती है बताइए, एफ एस मैक्स कहलाती है। ठीक, ये वैल्यू क्या कहलाती है, एफ एस मैक्स कहलाती है। ठीक है, एफ एस मैक्स कहलाती है। जैसे हम आपको उदाहरण दे दें,
जैसे ये बॉडी है यहाँ पर, ये मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, ठीक ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए म्यू एस इक्वल टू 0.6 है, म्यू के इक्वल टू 0.4 है, ठीक। तो देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पर इधर लगेगा। अब देखो एफ एस तो आएगा नहीं, पर अगर इस मान लीजिए अगर ये रिलेटिव मोशन नहीं कर रही होती तो एफ एस कितना लगता, तो दोनों के लिए पहले नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट कर लो। नीचे क्या लगेगा, एम जी लगेगा। लेट 10 kg की बॉडी है, तो यहाँ क्या लग जाएगा बताइए, 10 g लग जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन जो एन हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, 10 g बराबर आ जाएगा 100 के बराबर। तो बताइए जो एफ के होगा, ये तो केवल यार यही लगता है म्यू के इंटू एन, तो एफ के जो हो जाएगा म्यू के कितना है 0.4, एन कितना है 100, तो ये तो यार केवल 40 न्यूटन लग के रह जाएगा। लेकिन जो एफ एस होता वो एफ एस मैक्स और जीरो के बीच में कुछ भी लग सकता था, तो एफ एस मैक्स जो हो जाएगा वो म्यू एस इंटू एन, कहने का मतलब 0.6 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा 60 न्यूटन। तो जो एफ एस लग सकता था, एफ एस लग सकता था 60 से लेके जीरो के बीच में कुछ भी लग सकता था, लेकिन एफ के केवल 40 न्यूटन ही लगेगा, ठीक है, केवल 40 न्यूटन ही लगेगा। क्लियर। तो चलिए आज की क्लास को मैं यहीं रोकता हूँ। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस में और चीज़ें देखेंगे, काफ़ी लेंदी लेक्चर हो रहा था, तो अब इसके बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम आएंगे और ग्राफ आएगा, ग्राफ और इसका रह गया है, तो ग्राफ को बताते हुए मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चंस की, ठीक है। चलिए पढ़ाई करते रहिए।